नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। ग्वालियर में बीएड की परीक्षा में दूसरी की जगह परीक्षा दे रही महिला परीक्षार्थी गिरफ्तार हुई। झांसी रोड थाना पुलिस ने बिहार के बेगूसराय जिले के वीरपुर से परीक्षा देने आई महिला को पकड़ा है। ये महिला अपने भाई के साथ बीएड फर्स्ट ईयर सेमेस्टर की परीक्षा देने यहां आई थी, लेकिन पर्यवेक्षक ने फोटो मिसमैच होने की शंका में उससे पूछताछ शुरू की। यह महिला सुचिता कुमारी के स्थान पर परीक्षा दे रही थी, जबकि इसका असली नाम पूजा कुमारी है। फर्जी परीक्षार्थी बनने के लिए इसके भाई अनिमेश चौधरी ने बिचौलिए की भूमिका निभाई थी। केंद्र अध्यक्ष की शिकायत पर झांसी रोड थाना पुलिस ने धोखाधड़ी और परीक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर दोनों भाई बहन को गिरफ्तार कर लिया है। थाना झांसी रोड में स्थित है। यहाँ से सूचना मिली थी कि एक छात्रा किसी अन्य छात्रा के स्थान पे बीएड का एग्ज़ाम दे रही है। इस पर से थाना झांसी रोड में सूचना आने पर कॉलेज की तरफ से 419, 420 भारतीय दंड विधान के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और इसमें वह छात्रा जिसको एग्ज़ाम देना था और वह छात्रा जो गलत तरीके से एग्ज़ाम दे रही थी, अर्थात दोनों छात्राओं को, मूल को और उसके जगह जो बैठी थी, दोनों को आरोपी बनाया गया है। और जो फर्जी तरीके से छात्रा बैठी थी वो अरेस्ट हो गई है और मूल छात्रा जिसे बैठना था वो अभी अरेस्ट नहीं हुई है। उसके लिए अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। ग्वालियर संवाददाता सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। सुशील, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? देखिए, ग्वालियर के साइंस कॉलेज में कल बीएड फर्स्ट सेम की परीक्षा आयोजित हुई थी। इसमें सुचिता कुमारी नाम की जो परीक्षार्थी थी, उनके रोल नंबर से जब उनके बारे में पूछताछ की गई तो फोटो देखा गया तो मिसमैच मिला। जब सुचिता कुमारी से पूछताछ की गई तो उसने ये कबूल किया कि वो सुचिता कुमारी नहीं, पूजा कुमारी है और सुचिता कुमारी की जगह वो परीक्षार्थी बनकर परीक्षा दे रही है। इसके लिए उसके भाई ने उसे कहा था और जब जानकारी मिली तो परीक्षा केंद्र के बाहर उसका भाई भी वहां पुलिस को मिल गया और इसके बाद केंद्र अध्यक्ष ने जो जानकारी दी थी उस जानकारी मुताबिक झांसी रोड पुलिस ने जो पूजा कुमारी है, सुचिता कुमारी की जगह परीक्षा देने वाली, उसको गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ 420 का केस दर्ज कर लिया है। धारा 167-68 का भी मामला दर्ज किया। इसके अलावा जो इसमें मूल परीक्षार्थी है सुचिता कुमारी, उसके खिलाफ भी जो है इसमें एफआईआर में उसको भी आरोपी बनाया गया है। तो अब पुलिस इसमें पड़ताल कर रही। प्रारंभिक तौर पर यह बात सामने आई कि इसमें जो पूजा कुमारी है उसको सुचिता कुमारी की जगह परीक्षा देने की एवज में 25,000 रुपए की डील की गई थी। ये जो पूजा कुमारी है जो परीक्षा दे रही थी सोल्वर के तौर पर, ये बिहार की रहने वाली बताई जा रही है। तो अब जो मूल परीक्षार्थी है जिसके जगह ये परीक्षा दे रही थी, उसकी भी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम प्रयास कर रही है। दोनों की गिरफ्तारी के बाद और इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट सामने आएगी। ठीक है सुशील, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। तमाम बातचीत के लिए धन्यवाद। तो ग्वालियर में बीएड की परीक्षा में दूसरे की जगह परीक्षा दे रही महिला परीक्षार्थी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 25,000 रुपए में डील हुई थी। भोपाल से खबर है, जहां गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने निशाना साधा है पूर्व सीएम कमलनाथ पर। राज्य सरकार के बजट को कमलनाथ ने सत्यानाशी बताया था और उसी को लेकर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा बोले हैं। उनका कहना है, जब से शराब दुकानों के अहाते बंद करने का फैसला लिया गया है तब से कमलनाथ बहुत आहत हैं, इसलिए वे विकास के बजट को सत्यानाशी बजट कह रहे हैं। पहले ही कह चुका हूं कि जब से माननीय शिवराज सिंह जी ने अहाते बंद किए ना, तब से कमलनाथ जी बहुत आहत हैं, विचलित हैं। और इस बजट में गांव, गरीब किसान, मजदूर और सबसे ज़्यादा अपनी माता बहन जो है उनको सामने, उनके हितों को सामने रख करके ये बजट लाया गया है। और कमलनाथ जी अगर सत्यावासी या धोखे का बजट कहते हैं तो वास्तव में विचार करना पड़ेगा उनके इन वक्तव्य पर, क्योंकि इसमें न तो आईफा अवार्ड कहीं दिख रहा है,
नहीं सलमान जैकलीन का इस बजट में कुछ है, तो वो तो फिर कहेंगे ही कहेंगे। मैं पहले ही कह चुका हूं कि जब से माननीय शिवराज तो पूर्व सीएम कमलनाथ ने माफ कीजिएगा, पूर्व सीएम कमलनाथ ने, प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने बजट को सत्यानाशी बजट बताया था। कल जो बजट पेश किया गया, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने जो बजट पेश किया, उस बजट को कमलनाथ ने सत्यानाशी बजट बताया था। और उसी को लेकर अब नरोत्तम मिश्रा कहते हैं कि जब से शराब दुकानों के अहाते बंद करने का फैसला किया गया है, तब से ही कमलनाथ बहुत आहत हैं। इसलिए वे विकास के बजट को सत्यानाशी बजट कह रहे हैं, बता रहे हैं। तो इसी खबर पर और अधिक चर्चा करने के लिए सीधे हम राजधानी भोपाल का रुख कर लेंगे। हमारे साथ वासु चौरे इस समय जुड़ गए हैं। वासु, बजट सत्र चल रहा है। वासु, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? वासु, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? हम फिर से कोशिश करेंगे वासु से संपर्क करने की, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बजट सत्र चल रहा है मध्य प्रदेश का। कल बजट पेश किया गया, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट पेश किया है। उसके बाद से ही लगातार आरोप कांग्रेस राज्य सरकार पर लगा रही है। वासु हमारे साथ जुड़ गए हैं राजधानी भोपाल से। वासु, बजट सत्र चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप के दौर लगातार जारी हैं और इसी कड़ी में कमलनाथ के बयान पर अब नरोत्तम मिश्रा का पलटवार। बिल्कुल सुमित, देखिए बजट पेश हो चुका है। बजट में कई सारे अलग अलग वर्गों के लिए प्रावधान किए गए हैं, लेकिन कांग्रेस बजट से बिल्कुल भी संतुष्ट नजर नहीं आ रही है और यही वजह है कि बजट को लेकर लगातार जो हंगामा है वो विधानसभा में थमने का नाम नहीं ले रहा है। कल सदन के अंदर जब बजट पेश हो रहा था, जब कांग्रेस के विधायकों ने वॉकआउट किया और उसके बाद मीडिया के जरिए भी बीजेपी पर जमकर बरसे। कमलनाथ ने बयान दिया था सत्यानाश करने वाला ये बजट है, सरकार का बजट जो है उसको झूठा बजट करार दिया था और बीते बजट का सिर्फ 50% आवंटन हुआ, ये आरोप भी उन्होंने लगाए थे। इन तमाम आरोपों के बाद बीजेपी भी कहीं पीछे रहने वाली नहीं और चुप रहने वाली भी नहीं, ये तो तय था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और बीजेपी के तमाम नेताओं ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और अब नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जब से प्रदेश के जो अहाते हैं वो बंद हो गए, तब से कमलनाथ बहुत ज्यादा हर्ट हैं और इसलिए वो इस तरीके की बयानबाजी लगातार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सुमित, देखिए आने वाले समय में भी इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो थमता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि जो बजट है वो चुनावी साल का बजट है। कई सारे प्रावधान है, खासतौर पर अगर आप देखें महिलाओं को लिए, युवतियों के लिए बजट में एक बड़ा भाग जो है वो निर्धारित किया गया है। और कांग्रेस भी देखिए जो बजट की से चीजें निकलकर सामने आई हैं उस पर किस तरीके से बीजेपी को जवाब दिया जाए और उससे बेहतर क्या कुछ करने की घोषणा की जा सकती है, उस पर तो पूरी तरह से फोकस नजर आई। बीजेपी ने 1000 रुपए लाडली बहना योजना के तहत देने की बात कही, तो वहीं कांग्रेस ने 1500 रुपए की बात कर दी है। 500 रुपए में गैस सिलेंडर प्रदेश में देने की बात कर दी और कल इन मुद्दों पर भी जमकर मध्य प्रदेश में सियासत देखने को मिली थी और ये सिलसिला थमेगा नहीं। इस तरीके की कई सारी और घोषणाएं होंगी बीजेपी की ओर से भी और कांग्रेस की ओर से भी। कांग्रेस फिलहाल बजट का एनालिसिस कर रही है, जैसा कि कांग्रेस के नेताओं ने दावा किया है एक्सपर्ट्स के साथ, और बजट की खामियां क्या क्या हैं उनको लेकर अब कांग्रेस जनता के दरबार में पहुंचेगी। तो कोशिश दोनों ही दलों की यह है कि कैसे जनता के बीच अपनी बात को ज्यादा बेहतर तरीके से रखा जाए, क्योंकि 5 से 6 महीने सुमित आप समझ लीजिए मध्य प्रदेश में एक बार फिर से चुनाव होंगे और जनता की कसौटी पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों को खरा उतरना है। तो पूरे एड़ी चोटी का जो दम है वो लगाना होगा और जो सियासी तीर हैं बयानों के वो और भी ज्यादा तीखे और तल्ख होते हुए नजर आएंगे। ठीक है वासु, बीजेपी और कांग्रेस का क्या कुछ और तर्क है इस बयानबाजी को लेकर, वो भी हम जान लेते हैं। कांग्रेस नेता भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। भूपेंद्र जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। भूपेंद्र जी, नरोत्तम मिश्रा जी के बयान पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? वो कह रहे हैं कि जब से अहाते बंद किए हैं प्रदेश में, तब से ही कमलनाथ बहुत आहत हैं। तब हमारे बंद कर दिए।
जी भूपेंद्र जी, आपकी आवाज़ हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही है। हम फिर से आपको कनेक्ट करने की कोशिश हम करेंगे। वासु हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वासु, एक बार फिर आपके पास में आ रहा हूं। मध्य प्रदेश में आहतों को बंद करने को लेकर जो बीजेपी है वो एक बड़ी उपलब्धि मान रही है और शायद यही वजह है कि आहतों को बंद करने का हवाला दिया है नरोत्तम मिश्रा ने अपने इस बयान में। बिल्कुल सुमित, देखिए शराब के खिलाफ सियासत जो है मध्य प्रदेश में लंबे समय से चलती हुई आई है और बीजेपी की फायर ब्रांड नेता पूर्व ठीक है वासु, मैं लौटूंगा, मैं माफ कीजिएगा, मैं रोक रहा हूं आपको, मैं लौटूंगा आपके पास। बीजेपी से हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर। हितेश जी, क्या कुछ कहेंगे आप? कमलनाथ ने सत्यानाशी बजट बताया था और अब नरोत्तम मिश्रा जी ने निशाना साधा है, पलटवार किया है। देखिए समझो 51% बजट 51% महिलाओं को समर्पित कर दिया, क्लियर जी। इसके अलावा बाकी स्कीम्स अलग। इनने सुबह सिलेंडर लेके आए तो शिवराज जी ने कहा हर महीने सिलेंडर फ्री, 1000 रुपए दे दिए उन्होंने, आप एक सिलेंडर ले लो। महिलाओं का मोबाइल चार्ज 100-150 रुपए महीना जो लगता है जियो में बाकी में, तो बोले वो भी फ्री, वो भी उसी में हो जाएगा। किचन की सब्जी भाजी तो उसमें आ जाएगी। तो 1000 रुपए महीना मतलब 12,000 रुपए साल, यानी कि 5 साल की हमारी सरकार 60,000 रुपए महिलाओं को गिफ्ट कर दिया उन्होंने कि आप तो अपनी पॉकेट में रखो, आपको एक वो आ जाएगा, मैसेज आ जाया करेगा कि आपके RTGS हो गया है, जैसे किसानों को जाता है ना। तो आप सोचिए यदि हैं तो 1000 रुपए महिला को, 1000 रुपए पुरुष को, 12,000 रुपए महीना इनको मिलने लग जाएगा। तो जी हितेश जी, तो मतलब मुझे यहां तक समझ में आता है कि आप ये कह रहे हैं कि क्या कांग्रेस को ये बजट समझ में नहीं आ रहा? कांग्रेस के तो संपत्ति नहीं पड़ रहा है, वो क्या करे? उसके 2 कारण हैं। जैसे हम शिवराज जी ने को दिया हम 1000 देंगे तो बोलते ठीक है साहब, हम आगे तो 1500 दे देंगे, लेकिन लाडली बहन नहीं कहेंगे उसको, तो क्या कहोगे भैया? दूसरा सवाल पूछो कि साहब बहनें क्या राजस्थान में नहीं है, छत्तीसगढ़ में नहीं है, उनको क्यों नहीं देते? कहीं देके बताओ। तो वो भी नहीं, गोल हो जाते, समझ में नहीं आता क्या बोले। फिर इनसे पूछो कि साहब 15 महीने में आपने कन्यादान बंद करा दिया, लाडली लक्ष्मी बंद करा दिया, प्रधानमंत्री आवास बंद करा दिया, 1000 रुपए शहरिया को मिलता बंद करा दिया, स्कूटी बंद करा दी, मतलब महिलाओं की सारी स्कीम बंद करा दी। तो इनसे पूछो तो उसका जवाब नहीं देते हैं। तो बेसिकली कांग्रेस को तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि भाई वो शिवराज जी के इतने लोकप्रिय बजट का करे क्या। चलिए ठीक है, तो जी मैं लौटूंगा तेज जी आपके पास। कांग्रेस से भूपेंद्र गुप्ता जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे हितेश वाजपेयी जी की बातों पर? क्या है, ये देश के जो सबसे बड़े झुटेले हैं, इन झुटेलों की वाणी को जो है के ऊपर क्या बोला जाए। इन्हें मालूम नहीं है कि ये जो नकलचोर लोग हैं, पर्ची चिपकाने का जीवन भर काम इन्होंने किया है। ये हमारी योजना है, हिमाचल प्रदेश में लागू, वहाँ 1500 रुपया दे रहे हैं, तो ये 1000 रुपये कोई बड़ा एहसान नहीं कर रहे हैं, नकल चुरा रहे हैं, अपनी पर्ची चिपका रहे हैं उस पे। और भारत की हर जो अच्छी योजना है जो कांग्रेस ने बनाई है, उस पे सिवा पर्ची चिपकाने के अलावा इनने क्या काम किया है? ये बड़ा महान 3 महीने का बजट है ये, और ये बखान ऐसे कर रहे हैं जैसे कि 30 साल की क्रांति इस पे आने वाली है। इनको अभी ये भी नहीं पता होगा दादा को, ये हमारे डॉक्टर साहब को, कि ये बजट मात्र 3 महीने के लिए है। ये फुल फ्लेज बजट नहीं है। इसके पहले ही वो आधा काम अध्यादेश से में जो है वो बना चुके हैं। तो ये जो घोषणाएं हैं, ये घोषणाएं जो है नकली हैं, और इन घोषणाओं के नाम पर इस प्रदेश की जनता को, महिलाओं को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। जो बजट तुम्हारे हाथ में नहीं है, 3 महीने का बचा हुआ बजट है, उसमें जो है तुमने करोड़ों रुपए के सपने दिखा के इस देश की, प्रदेश की जनता को उल्लू बना के वोट लेना चाहते हो। और इसके अलावा क्या आपका सोच है? और ये जो आहतों की बातें इनके नेता कर रहे हैं, ये आहते शुरू किसने किए थे? बीजेपी ने शुरू किए थे। तुम्ही ने दर्द दिया, तुम ही दवा दे रहे हो, तुम्ही ने आहते बंद कर दिए। तो जब आहते शुरू किए थे शिवराज सिंह ने, तो कह रहे थे कि इससे क्राइम रुकेगा, इससे लोग एक जगह बैठकर दारू पियेंगे, और बड़े बड़े बोर्ड लगवाए थे कि जो है चैन से बैठकर पीने की उत्तम व्यवस्था। ये पूरे प्रदेश में बोर्ड लगे थे हर आहते पे। ये किसने लगवाए थे? मामा जी ने लगवाए थे, डॉक्टर साहब ने लगवाए थे। अब वो आहते बंद करके उसका ही क्रेडिट लेना चाहते हैं। ये नहीं बताएंगे कि उमा भारती की है, और ये लगने लगा कि वोट बैंक हाथ से जाएगा, न चला जाए आगे,
तो तुम डरे हुए लोग जो है वोटों की खातिर कुछ भी करने तैयार हो, वो जो है उसकी बातें नहीं करेंगे, ये बताएंगे नहीं कि हम डर के ये सब काम कर रहे हैं। इनने वादा किया था स्कूटी देने का 2018 में, 2013 में दी क्या स्कूटी किसी बच्ची को? आज फिर से 2023 में भी वही वादा, झूठा वादा, 10 साल में पूरा नहीं कर पाए और अब 10वें साल में फिर ये 3 महीने के बजट में फिर वही झूठ। इसका जवाब जरा ये दे। प्रदेश की जनता को गुमराह करके और उन्हें ठगने की कोशिश करना ये बंद होना चाहिए। चलिए, जनता अब समझ गई है। ठीक है सर, मेरे पास समय की कमी है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए आप दोनों का बहुत धन्यवाद। चलिए अब बात कर लेते हैं इंदौर में हो रहे भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट मैच की। तीसरा टेस्ट मैच लगातार जारी है। ऑस्ट्रेलियाई टीम पहली पारी में 197 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत ने दूसरी पारी में खेलना शुरू भी कर दिया है और सदी ही शुरुआत हम इसे कहेंगे। तो टक्कर लगातार जारी है। तीसरे टेस्ट मैच में होलकर स्टेडियम में कांटे की टक्कर इस समय हम देख रहे हैं। भारत ने पहली पारी में 109 रन बनाए थे, उसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 197 रन बना दिए थे। तो अच्छी लीड हम इसे कह सकते हैं क्योंकि टर्निंग विकेट है और काफी मुश्किल लग रहा है यहां पर बल्लेबाजी करना। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ख्वाजा ने सबसे ज्यादा 60 रन बनाए थे। लबुशाने ने 31 रन की पारी खेली। स्टीव स्मिथ कप्तान 26 रन बनाकर आउट हुए थे। अब बॉलिंग की बात करें तो भारत की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट लिए जडेजा ने 4 विकेट लिए। उसके बाद रविचंद्रन अश्विन ने 3 और उमेश यादव ने 3 विकेट अपने नाम किए। फिलहाल रोहित शर्मा और शुभमन गिल क्रीज पर मौजूद हैं। इंडिया का स्कोर हो गया है 13 रन और लंच का टाइम अभी हो चुका है। अभी भी 75 रन की लीड है ऑस्ट्रेलिया की, उसको कवर इंडिया को करना होगा। उसके बाद टारगेट इंडिया ऑस्ट्रेलिया को देगी। चलिए अधिक चर्चा करने के लिए सीधे हम इंदौर का रुख कर लेंगे। अरुण त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, हालांकि अच्छा कमबैक हम कह सकते हैं कि पहले ही सेशन में टीम इंडिया ने ऑल आउट ऑस्ट्रेलिया को कर दिया है, लेकिन अभी अच्छी बल्लेबाजी करने की जरूरत है टीम इंडिया को। बिल्कुल, देखिए इंदौर के होलकर स्टेडियम में चल रहे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तहत भारत और ऑस्ट्रेलिया के तीसरे टेस्ट मैच में मुकाबला अब रोमांचक हो गया है। भारत ने जबरदस्त वापसी की है और ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट कर दिया और ऑस्ट्रेलिया के महज 11 रन पर 6 विकेट गिरे। 6 ओवर 29 मिनट में 6 ओवर में 6 विकेट ऑस्ट्रेलिया के, 3 विकेट आर अश्विन और उमेश यादव ने 3-3 विकेट लिए और जबरदस्त वापसी भारत ने की है। और अब ये मुकाबला बहुत ही रोमांचक होता जा रहा है और दर्शकों की संख्या यहाँ पर लगातार अब बढ़ती जा रही है क्योंकि भारत की इनिंग्स अब आ गई है। भारतीय टीम के खिलाड़ी अब मैदान पर हैं और तमाम दर्शक इस मैदान में अब पहुंच रहे हैं। हम इनसे बात भी करते हैं। जी बताइए, आप कहाँ से आए हैं? इंदौर से। जी, आप क्या कहेंगे, आप किसको देखने जा रहे हैं? विराट कोहली को देखने जा रहे हैं। कितना स्कोर आज इंडिया बनाएगी? बस जीतना चाहिए। तो क्या लग रहा है, जीत की उम्मीद है इंडिया की अब? बिल्कुल बिल्कुल, हम उसके लिए आए थे कि एटलीस्ट बेटे को बहुत क्रिकेट में इंटरेस्ट है और वो सबको प्लेयर को देख ले, तो मैं वो चाह रहा था सारे प्लेयर देख ले। तो वो 100% श्योर है एंड डेफिनेटली टीम इंडिया जीतेगी, कोई डाउट नहीं है इस बार एंड डेफिनेटली वो फाइनल खेलेगी इस बार। क्या कहेंगे, जबरदस्त वापसी की है इंडिया ने? जो उमेश की बॉलिंग थी वो देखने काबिल तारीफ थी। जो बोल्ड स्टंप उड़ाया उन्होंने, 2 लगातार 2 ओवर में विकेट लिए, तो वहां से इंडिया का जो गेम बदला है। तो अगर इंडिया को जीतने के लिए कम से कम 350 रन चाहिए क्योंकि 88 रन की लीड ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया के पास है। तो अगर 350 रन बनाते हैं अपने पास 250 प्लस स्कोर रहेगा तो जीतने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर इंडिया। इतना तेज विकेट था कि वो स्टंप है, बोल्ड ऐसा किया कि बहुत दूर जाके गिरा। बहुत देखने में बहुत मजा आ रहा था। मेरे को काम है इसलिए मैं जा रहा हूँ, लेकिन बहुत फैंटास्टिक अभी मैच चल रहा है और ऑडियंस बहुत भर चुकी है। अभी ग्राउंड पूरा भरा हुआ है स्टेडियम से। बस क्या कहेंगे टीम इंडिया के बारे में? टीम इंडिया के लिए यही है, बेस्ट ऑफ लक, इंडिया जीतेगी और अच्छी वापसी करी आज सुबह देखा जाए तो। कल जैसे कि विकेट जो था वो धीमा हो गया था बाद में, जो लंच के बाद का टाइम था, तो ऑस्ट्रेलिया ने भी उस टाइम में बैटिंग अच्छी करी थी
तो आज उम्मीद यही है कि इंडिया भी आज वैसी बैटिंग करे और कल तक अपनी बैटिंग जारी रखे और बढ़िया 300, 250, 300 रन का टारगेट दे उनको, जिसमें कि स्पिनर को तो वैसे मदद है ही, बाकी फास्ट बॉलर भी अपना काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो देखिए तमाम दर्शक हैं, इनको उम्मीद है कि अब अच्छा क्रिकेट देखने को मिलेगा। आप बताइए, आप मैच अभी देखकर आ रहे हैं कि जा रहे हैं? आ रहे हैं देख के। जैसी इनिंग्स रही इंडिया की, बहुत अच्छी थी, मजा आया। दादू तो पहली बार स्टेडियम में आए थे, तो स्टेडियम लाए हैं क्योंकि इन्होंने अब इनकी पीढ़ी देख नहीं पाती, लेकिन अब आए हैं। देखा है उधर नेहरू घर पे देखते, तो यहाँ पे भारत ने जबरदस्त वापसी की है। अरे जबरदस्ती, और भारत जीतेगी, शान से जीतेगी। बिल्कुल। क्या भारत कितना टारगेट दे सकती है ऑस्ट्रेलिया को? भारत को कम से कम 200 रन की लीड लेना चाहिए, तो टोटल 288 रन अगर भारत बनाता है तो ये मैच भारत जीत जाएगा। सबसे ज्यादा रन कौन बनाने वाला है आपकी बार? विराट बस विराट सेंचुरी लगाएगा इस बार, पक्का है। सेकेंड इनिंग में विराट की सेंचुरी पक्की है। सब विराट के फैन है। हाँ ये बात है, क्योंकि वो ना देश के लिए खेलता है। हाँ। वो सचिन छरी का नहीं है कि अपने रिकॉर्ड के लिए खेलता हो, भले उन्हें 100 शतक मार ली। तो देखिए विराट को लेकर प्रशंसकों में खा रहा है, जा रहा है कि विराट जरूर इस बार यहाँ पर चौके छक्कों की बरसात होती है, ऐसा दर्शक भी कह रहे हैं, लोगों को उम्मीद भी है। निश्चित तौर पर विराट कोहली से बड़ी उम्मीदें हैं फैंस को कि वो अच्छी बैटिंग करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली से बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है, नियुक्ति के लिए एक स्वतंत्र पैनल बनेगा। पीएम, नेता विपक्ष और सीजेआई की कमेटी नाम तय करेगी। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर यह बड़ा फैसला लिया है सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ का ये बड़ा फैसला। तो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला है, नियुक्ति के लिए एक स्वतंत्र पैनल बनेगा। पीएम, नेता विपक्ष और सीजेआई की कमेटी नाम तय करेगी। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का यह मामला है और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ का यह बड़ा फैसला, स्वतंत्र पैनल बनाया जाएगा नियुक्ति के लिए। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक स्वतंत्र पैनल बनेगा। पीएम, नेता विपक्ष और सीजेआई की कमेटी नाम तय करेगी। तो मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के मामले में सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है इस मसले को लेकर। और वो फैसला ये है कि नियुक्ति के लिए, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक स्वतंत्र पैनल बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और सीजेआई की कमेटी नाम तय करेगी। तो मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का यह मामला है। सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर सुनवाई हुई और सर्वोच्च अदालत का यह बड़ा फैसला हम निश्चित तौर पर कहेंगे। एक स्वतंत्र पैनल बनाने को कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और सीजेआई की कमेटी नाम तय करेगी इसको लेकर। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक स्वतंत्र पैनल बनाया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। दिल्ली संवाददाता सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। सुशील, एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला हम इसे कह सकते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, साफ तौर से अभी तक देश भर में जिस तरह केंद्रीय मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होती थी, उस नियुक्ति को लेकर अब संविधान पीठ का एक बड़ा फैसला है। हालांकि पुरानी सभी नियुक्तियों की प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है और अब सुप्रीम कोर्ट ने जो एक नई कमेटी बनाई है जिसमें लीडर ऑफ अपोजिशन, प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शामिल किया जाएगा। ये कमेटी केंद्रीय मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति को तय करेगी और ये बताएगी कि कौन मुख्य चुनाव आयोग बनेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई थी उसमें ये कहा गया था कि चूंकि चुनाव आयोग को
को और मजबूत, पारदर्शी और सुदृढ़ बनाने के लिए एक अलग से सचिवालय और उनके लिए नियुक्ति अलग प्रक्रिया होनी चाहिए, क्योंकि इस पूरे मामले में जिस तरह चुनाव आयोग पूरे देश भर में चुनाव कराता है और बार बार चुनाव आयोग पर उंगलियां उठाई जाती हैं, लिहाजा उस पूरे मामले में कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को और पारदर्शी बनाने की आवश्यकता है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद एक बड़ा बदलाव मुख्य चुनाव आयोग में देखने को मिलेगा, क्योंकि अब जो केंद्रीय मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति की जाएगी वो फिलहाल कमेटी के तहत की जाएगी, जिसमें खुद प्रधानमंत्री। बहुत शुक्रिया सुशीला आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।